जॉन ब्रेनन अपनी पत्नी लारा और अपने 6 साल के बेटे ल्यूक के साथ पीटर्सबर्ग के एक शांत इलाके में रहता था। जॉन एक कॉलेज प्रोफेसर था और उसकी पत्नी लारा एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करती थी। उनकी जिंदगी किसी खूबसूरत सपने जैसी थी, जहां प्यार था, सुकून था और एक छोटा सा खुशहाल परिवार था। लेकिन किसे पता था कि ये सुकून बस कुछ ही पलों का मेहमान है। एक सुबह जॉन अपने बेटे ल्यूक के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। लारा, जिसे डायबिटीज थी, अपनी इंसुलिन का इंजेक्शन ले रही थी कि तभी अचानक उसकी नजर अपनी जैकेट पर पड़ी। जैकेट पर खून का एक गहरा धब्बा था। लारा तुरंत उसे साफ करने की कोशिश करने लगी कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। जॉन ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने पुलिस खड़ी थी और इससे पहले कि जॉन कुछ समझ पाता, एक ऑफिसर ने अरेस्ट वारंट दिखाते हुए कहा, हमारे पास लारा ब्रेनन के खिलाफ उसकी बॉस एलिजाबेथ के कत्ल का वारंट है। पल भर में घर का माहौल चीख पुकार में बदल गया। जॉन गिड़गिड़ाता रहा, लारा खुद को बेगुनाह बताती रही, लेकिन पुलिस लारा को घसीटते हुए ले गई। दरअसल उस दिन ऑफिस में लारा का अपनी बॉस एलिजाबेथ से झगड़ा हुआ था और उसी शाम पार्किंग में किसी ने एक फायर सिलेंडर एलिजाबेथ के सर पर मारकर उसका मर्डर कर दिया था। मर्डर के तुरंत बाद जब लारा का कोवर्कर पार्किंग में आया तो वहां एलिजाबेथ की लाश और लारा के सिवा कोई नहीं था। पुलिस को सिलेंडर पर लारा के फिंगरप्रिंट्स मिले और लारा की जैकेट पर एलिजाबेथ के खून के निशान। इन पुख्ता सबूतों के आधार पर लारा को अरेस्ट कर लिया गया। करीब 2 साल की कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने लारा को 20 साल की सजा सुनाई, लेकिन जॉन को पक्का यकीन था कि लारा बेगुनाह है। इसलिए उसने कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की। इस अपील का मुख्य आधार एक ऐसा सबूत था जिस पर पुलिस ने ध्यान नहीं दिया था, और वो था एक बटन। लारा का कहना था कि मर्डर वाली रात पार्किंग में वो एक अनजान औरत से टकराई थी जो बेसुध वहां से भाग रही थी। टकराने से उसकी जैकेट का बटन लारा के बैग में फंसा और टूट कर गिर गया था। उसने बटन गिरने की आवाज भी सुनी थी। लारा को यकीन था कि एलिजाबेथ की असली कातिल वो औरत ही थी, और अगर वो बटन मिल जाए तो ये साबित हो जाएगा कि वहां लारा के अलावा कोई और भी मौजूद था। लेकिन मुसीबत ये थी कि पुलिस को क्राइम सीन पर ऐसा कोई बटन मिला ही नहीं था। जॉन से जो बन पड़ा उसने सब किया। उसने खुद दिन रात एक एक करके लारा की फाइल बार बार खंगाली ताकि कोई सुराग मिल सके, पर उसे कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला। अब जॉन इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता था, लेकिन वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 30 सालों में मर्डर के एक भी केस की सुनवाई नहीं की है, इसलिए वहां जाने का कोई फायदा नहीं। वकील ने भारी मन से जॉन को सलाह दी कि वो अब हकीकत को स्वीकार कर ले और मान ले कि लारा दोषी है। आखिर सबूत भी तो यही कह रहे थे। वकील के इस बात पर जॉन को बहुत गुस्सा आया। उसका दिल किसी भी कीमत पर लारा को मुजरिम मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि जिस शाम ये वारदात हुई थी उसके ठीक बाद लारा जॉन के साथ डिनर पर गई थी। उस रात लारा का बर्ताव बिल्कुल नॉर्मल था। अगर उसने मर्डर किया होता तो उसके हाव भाव में थोड़ा बदलाव जरूर आता। जॉन पूरी तरह से हार चुका था, फिर भी वो इस कोशिश में लगा था कि कोई तो रास्ता निकल आए जिससे वो लारा को बेगुनाह साबित कर सके। एक रात वो इन्हीं सब में उलझा था कि अचानक उसका फोन बजा। वो कॉल हॉस्पिटल से थी। उन्होंने बताया कि लारा ने जेल में सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो पागलों की तरह भागता हुआ हॉस्पिटल गया। जॉन ने देखा आईसीयू में लारा बेहोश पड़ी थी। उसके बाएं हाथ पर पट्टियां बंधी थी क्योंकि उसने नस काटकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। अपनी बीवी को इस हालत में देखकर जॉन का कलेजा फट गया। वो समझ गया कि अगर लारा को बचाना है तो उसे जेल से निकालना ही पड़ेगा, पर वो जानता था कि कानून के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और अगर लारा को बाहर निकालना है तो उसे खुद ही कोई रास्ता बनाना होगा। जॉन ने अपनी रिसर्च शुरू कर दी। उसे डेमन पेनिंगटन नाम के एक शातिर अपराधी के बारे में पता चला जो 7 बार जेल तोड़कर भागने का रिकॉर्ड बना चुका था। डेमन ने अपने इन कारनामों पर ओवर द वॉल्स नाम की एक मशहूर किताब में लिखी थी। जॉन ने डेमन से मिलने का फैसला किया। जॉन डेमन से एक प्रोफेसर के तौर पर मिला जो जेल के कैदियों की वहां से आजाद होने की चाह पर एक कोर्स तैयार कर रहा था, पर डेमन ने उसे देखते ही भाप लिया कि ये आदमी सिर्फ किताबें रिसर्च करने नहीं आया है। उसने जॉन को जेल तोड़ने का सच सीधे शब्दों में समझाया। उसने कहा, देखो, दुनिया में कोई ऐसी जेल नहीं जिसे तोड़ा ना जा सके। हर जेल की एक चाबी होती है और वो चाबी छिपी होती है गार्ड्स की लापरवाही में। जेल के गार्ड्स रोज एक ही काम करते करते बोर हो जाते हैं, इसलिए वो अपना काम उतने ध्यान से नहीं करते
और इसी लापरवाही में की गई गड़बड़ी उस जेल की चाबी बन जाती है। फिर डेमन ने उसे जेल तोड़ने की 3 सबसे जरूरी शर्तें बताई। पहली शर्त, समय। उसने बताया 9/11 के हमले के बाद पुलिस बहुत सख्त हो गई है। उन्होंने ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है कि सिर्फ 15 मिनट में किसी भी शहर को सील कर सकते हैं और 35 मिनट के अंदर सारे स्टेट हाईवे और टोल बूथ्स पर पुलिस का पहरा लग जाएगा। अगर तुम 35 मिनट के अंदर इस घेरे से बाहर नहीं निकले तो समझो खेल खत्म। दूसरी शर्त, नकली पहचान। भागने के लिए सिर्फ नकाब काफी नहीं, पक्के पेपर्स चाहिए। ऐसे नकली पासपोर्ट और लाइसेंस जो एयरपोर्ट की चेकिंग में भी असली लगे। तुम्हें किसी ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जो तुम्हें ये पक्के पेपर्स बनाकर दे सके। और तीसरी शर्त, पैसा और छुपने की जगह। जेल से भागने से ज्यादा मुश्किल है उसके बाद छुपे रहना, इसलिए भागकर ऐसे किसी देश में जाओ जहां अमेरिकन टूरिस्ट ना आते हो। और हाँ, पैसा इतना होना चाहिए कि जो कम से कम 5 से 6 साल तक चल सके, क्योंकि इस दौरान आप एक जगह नहीं रुक सकते। आपको हमेशा ट्रैवल करते रहना होगा, जो काफी खर्चीला होगा। इसलिए जिस दिन पैसा खत्म, समझो आजादी खत्म। आखिर में डेमन ने जॉन की आंखों में देखते हुए वो सवाल पूछा जिसने जॉन को अंदर तक झकझोर दिया। उसने कहा, लेकिन जॉन, ये सब करने से पहले तुम्हें खुद से पूछना होगा, क्या जरूरत पड़ने पर तुम अपने बच्चे को किसी पेट्रोल पंप पर छोड़कर भाग सकते हो? क्या भागते वक्त तुम किसी गार्ड की जान ले सकते हो? अगर नहीं तो ये शुरू ही मत करना, क्योंकि तुम्हारे बाद वो उसे भी गोली मार देंगे जो तुम्हारे साथ होगा। डेमन की बातों ने जॉन को अंदर तक झकझोर दिया। वो समझ गया कि जेल तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, लेकिन लारा को छुड़ाने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद जॉन ने लारा से मुलाकातें बढ़ा दी, लेकिन अब लारा से मिलना तो बस एक बहाना था। उसका असली मकसद था जेल की जासूसी करना। अब उसकी नजर वहां की हर छोटी से छोटी डिटेल पर होती। वो बारीकी से नोट करता कि गार्ड्स अपनी चाबियां कहाँ रखते हैं, लिफ्ट किस चाबी से खुलती है और कैमरे किस किस कोने में लगे हैं। यही नहीं, उसने जेल के अंदर खाना और दवाइयां लाने वाले ट्रकों पर भी नजर रखनी शुरू कर दी। उसने पूरा रिकॉर्ड तैयार कर लिया कि कौन सा ट्रक किस दिन और किस समय जेल के अंदर जाता है। उसका जुनून अब इस कदर बढ़ चुका था कि कॉलेज में लेक्चर के दौरान भी स्टूडेंट्स को काम देकर वो चुपके से अपने स्केप प्लान पर ही काम करता रहता था। डेमन की बताई हर छोटी बड़ी डिटेल को जोड़कर दिन रात की मेहनत के बाद उसने एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया। अगला कदम था पहचान बदलना। वो हर रात अपनी कार लेकर शहर के उन बदनाम इलाकों के चक्कर काटने लगा जहां जुर्म का बोलबाला था, क्योंकि वो जानता था कि जिस काम को वो अंजाम देने वाला है उसमें मदद करने वाले उन्हीं काली गलियों में मिलेंगे। कुछ रात उन गलियों की खाक छानने के बाद आखिरकार वो एक ड्रग डीलर से मिला जिसका नाम था मूस। मूस ने जॉन को एक पता दिया, लाफायट होटल, और कहा कि वहां जाकर हार्व से मिले। वो नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने में उसकी मदद करेगा। जॉन उम्मीद लेकर लाफायट होटल पहुंचा और हार्व से मिला। हार्व ने उसे पीछे वाले दरवाजे से बाहर आने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही जॉन पीछे वाली गली में पहुंचा वहां मूस पहले मौजूद था। उसने जॉन पर अचानक हमला कर दिया। जॉन जमीन पर गिर पड़ा। हार्व और मूस ने उसे बुरी तरह पीटा और उसके सारे पैसे छीनकर भाग गए। खून से लथपथ जॉन किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसने शांति से अपना चेहरा साफ किया और जख्मों पर दवाई लगाई। जॉन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ऊपर से इन कामों में पानी की तरह पैसा बह रहा था। उसे अपने घर का सामान भी बेचना पड़ रहा था। उसने अपने बुक शेल्फ, आईना और डेस्क जैसी रोजमर्रा की चीजें भी बेच दी थीं ताकि अपने प्लान के लिए जरूरी कैश जमा कर सके। जॉन अभी भी कोशिश में जुटा रहा कि अचानक एक रात उसकी डोरबेल बजी। जॉन ने खिड़की से देखा तो बाहर कोई अनजान आदमी खड़ा था। जब उसने दरवाजा खोला तो उस आदमी ने बताया कि उसका नाम माइक है। उसने कहा कि वो उस रात बार में मौजूद था जब मूस और उसके आदमियों ने जॉन पर हमला किया था। उसने कहा कि वो नकली पासपोर्ट और लाइसेंस बनवाने में उसकी मदद कर सकता है, पर इसके बदले में उसने जितने पैसे मांगे वो जॉन के लिए बहुत ज्यादा थे। हालांकि जॉन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने मजबूरी में कुछ एडवांस पैसे और फोटो देकर कहा कि वो डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम करे। माइक ने कहा कि वो बुधवार को एकर्ट स्ट्रीट की पार्किंग लॉट में ठीक दोपहर 2 बजे मिले। जॉन के पास अब धीरे धीरे पैसे खत्म हो चुके थे। अंत में उसने रियल एस्टेट एजेंट से अपने घर के पेपर्स तैयार करने के लिए कहा ताकि घर बेच सके। जॉन अपने प्लान में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था खतरा और बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसने बिना लाइसेंस वाली गन खरीदी। आज बुधवार था। जॉन एकर्ट स्ट्रीट पर अपनी कार में बैठा माइक का इंतजार कर रहा था।
कुछ देर बाद माइक अपनी बाइक से वहां पहुंचा। माइक ने फुर्ती से उससे बाकी पैसे लिए और बदले में नकली पासपोर्ट, ड्राइवरी लाइसेंस, सोशल सिक्योरिटी जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स दिए। अब अगला कदम था जेल तोड़कर लारा को आजाद करना। जॉन जानता था कि लारा को आजाद कराने के लिए उसे जेल के कई ताले तोड़ने होंगे, इसलिए उसने ऑनलाइन वीडियो देखकर बम्प की बनाना सीखा। बम्प की एक ऐसी नकली चाबी होती है जिससे किसी भी ताले को बड़ी आसानी से खोला जा सकता है। बम्प की बनाने के बाद उसे टेस्ट करने के लिए उसने अपने घर के मेन दरवाजे पर आजमाया। जैसे उसने चाबी लगाई और हल्का सा झटका दिया, दरवाजा खुल गया। लेकिन जॉन का असली मकसद सिर्फ घर का दरवाजा नहीं बल्कि जेल के दरवाजे खोलना था। जॉन उस चाबी को लेकर लारा से मिलने काउंटी जेल पहुंचा। वहां सबसे बड़ा खतरा सिक्योरिटी चेकिंग थी, लेकिन जॉन ने गार्ड की आंखों में धूल झोंकते हुए चेकिंग पार की और उस बम्प की को जेल के अंदर ले जाने में कामयाब हो गया। जॉन अपनी ही तरह आए दूसरे विजिटर्स के साथ अंदर गया। लेफ्ट कॉरिडोर में सुरक्षा के लिए हर बार की तरह सबको कुछ पल के लिए रुकना था। जॉन अपने प्लान के मुताबिक लिफ्ट के बिल्कुल पास खड़ा था। जॉन ने मौका पाकर अपने साथ लाई बम्प की लिफ्ट के ताले में डाली। चाबी ताले में फिट हो गई। अब जॉन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और खुद को शांत किया और हल्के हाथ से चाबी घुमाने की कोशिश की, पर वो नहीं घूमी। उसने थोड़ा और जोर लगाया कि तभी एक खट की आवाज आई और चाबी ताले के अंदर ही टूट गई। जॉन का खून सूख गया। चाबी का आधा हिस्सा उसके हाथ में था और आधा ताले के अंदर। अगर कोई देख लेता तो खेल वहीं खत्म था। जॉन ने घबराहट में टूटे हुए टुकड़े को नीचे गिराया और पैर से ठोक कर मारकर उसे लिफ्ट और फर्श की दरार में धकेल दिया। इतने में गार्ड ने सबको आगे बढ़ने के लिए कहा। जॉन कांपते कदमों से भीड़ के साथ आगे बढ़ने लगा। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड लिफ्ट के पास आई और उसने देखा कि लिफ्ट में टूटी हुई चाबी अटकी है। वो फौरन समझ गई कि यह जरूर किसी विजिटर की ही हरकत है। उसने तुरंत सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया। सारे विजिटर्स को वहीं के वहीं रोक लिया गया। जॉन का दिल अब और जोर जोर से धड़क रहा था, पर वो चेहरे पर शांति लिए चुपचाप खड़ा था। जेल इंचार्ज ने बारी बारी से विजिटर्स को अपनी केबिन में बुलाकर पूछताछ शुरू की। आखिरकार जॉन की बारी आई। वो इंचार्ज केबिन में गया। इंचार्ज ने कैमरे का फुटेज दिखाते हुए जॉन से पूछा, तो बताइए आप इनमें कहां पर हैं? जॉन समझ गया कि अब सब खत्म हो चुका है, क्योंकि अगर कैमरे में उसकी हरकत आ गई तो वो भी पकड़ा ही जाएगा। लेकिन तभी उसने देखा कि कैमरे की फुटेज काफी धुंधली थी और सामने के कुछ विजिटर्स को छोड़कर किसी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बड़ी हिम्मत से खुद की नर्वसनेस को छुपाया और लिफ्ट के बिल्कुल दूसरे साइड वाली लाइन की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं यहाँ हूँ। जॉन ने मामले से अनजान बनते हुए इंचार्ज से पूछा, क्या बात है सर, कुछ प्रॉब्लम है? इंचार्ज को जॉन पर शक था, पर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। उसने वो टूटी हुई बम्प की उसके सामने रखते हुए कहा, जॉन अगर ये तुमने किया है तो तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे के साथ क्या होगा अगर उसके माँ बाप दोनों जेल चले गए। पूछताछ में जॉन बच तो निकला, लेकिन वो समझ गया कि इंचार्ज बिल्कुल सही कह रहा था। वाकई अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसके बच्चे का क्या होगा? इस सोच ने जॉन को अंदर से हिला दिया। वो जल्दी से बस उस चारदीवारी से बाहर निकलना चाहता था। उसने तुरंत अपनी विजिटर आईडी वापस की और जैसे तैसे जेल के मेन गेट से निकल गया। लेकिन तब तक वो अंदर से बिल्कुल हिल गया था। उसका शरीर और दिमाग इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे उल्टी हो गई। उसे उल्टी करते हुए एक पुलिस वाले ने देख लिया और उसे शक हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है। जॉन ने भी उस पुलिस वाले को देख लिया। वो भी समझ गया कि पुलिस वाले को शक हो गया है। जॉन जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। वो जानता था कि वो पुलिस वाला जरूर उसका पीछा करते हुए घर तक आएगा, इसलिए वो कमरे में एक दीवार के पीछे छुपकर बैठ गया। घर की सारी लाइटें बंद कर दी ताकि बाहर से लगे कि घर पर कोई नहीं है, क्योंकि अगर पुलिस वाला घर के अंदर आ गया तो दीवार पर लगे शहर और जेल के नक्शे, मार्कर से की गई बारीक डिटेलिंग और नकली डॉक्यूमेंट्स देखकर सब समझ जाएगा। जॉन का शक बिल्कुल सही था। वो पुलिस वाला सच में जॉन का पीछा करता हुआ उसके घर तक आया, लेकिन घर पर किसी को ना पाकर वो वापस चला गया। बम्प की वाला प्लान फेल होने के बाद जॉन समझ गया था कि जेल तोड़कर लारा को आजाद करना नामुमकिन था। अब उसे किसी दूसरे तरीके की तलाश थी जिससे वो लारा को जेल से बाहर निकाल सके। वो हर दिन जेल के आसपास हो रही एक्टिविटी पर नजर रखने लगा। इसी दौरान उसकी नजर एक मेडिकल वैन पर पड़ी। उसने नोटिस किया कि वो वैन हर मंगलवार को अलग अलग लैब से कैदियों की मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर ठीक सुबह 9:30 बजे जेल की मेडिकल टीम को सौंपती है।
जॉन समझ गया कि यही वैन लारा की भी डायबिटीज रिपोर्ट लेकर जाती होगी। जॉन ने अपनी कार से उस वैन का पीछा करना शुरू किया। उसने देखा कि वैन में ड्राइवर के अलावा और कोई नहीं होता। ड्राइवर रिपोर्ट लेने के लिए वैन को लैब के बाहर खड़ी करके अंदर जाता है और रिपोर्ट लेकर वापस वैन तक आता है, जिसमें उसे करीब 1 मिनट 48 सेकंड्स लगते हैं। जॉन ने एक नया प्लान तैयार किया। उसने तय किया कि जब ड्राइवर दूसरे मरीजों की रिपोर्ट लेने जाएगा तब वो वैन के अंदर घुसेगा और लारा की डायबिटीज रिपोर्ट की फोटो खींचकर निकल आएगा। फिर वो कंप्यूटर पर उस रिपोर्ट को एडिट करके एक ऐसी डुप्लीकेट रिपोर्ट तैयार करेगा जो दिखने में तो बिल्कुल असली लगेगी, पर उसमें लारा की हालत बेहद नाजुक दिखाई देगी। फिर अगले मंगलवार को वो फिर वैन के अंदर घुसेगा और लारा की असली रिपोर्ट को डुप्लीकेट रिपोर्ट से बदल देगा। मकसद साफ था, ताकि डुप्लीकेट रिपोर्ट देखकर जेल प्रशासन लारा को इलाज के लिए फौरन अस्पताल शिफ्ट करने पर मजबूर हो जाए और फिर वो अस्पताल से लारा को छुड़ा लेगा। जेल की दीवारें तोड़ने के मुकाबले ये रास्ता उसे कहीं ज्यादा आसान लगा। प्लान के मुताबिक अगले मंगलवार को जब ड्राइवर रिपोर्ट लेने लैब में गया तो जॉन मौका पाकर वैन के पास पहुंचा। वैन का लॉक खोलने के लिए उसने एक टेनिस बॉल का अनोखा तरीका अपनाया। उसने ऑनलाइन वीडियो देखकर ये सीखा था। उसके मुताबिक उसने बॉल में एक छेद कर लिया था और उसने उस छेद को की होल पर रखकर बॉल को जोर से मारा। हवा के दबाव से लॉक खुल गया और अलार्म भी नहीं बजा। वो झट से वैन के अंदर गया और लारा के रिपोर्ट की फोटो खींचकर तुरंत वहां से निकल आया। अब उसे डुप्लीकेट रिपोर्ट बनाकर वापस वैन में रखनी थी, लेकिन उससे पहले उसे ये भी तय करना था कि अस्पताल में इतने पुलिस वालों के बीच से लारा को कैसे निकालेगा और वहां से निकलने के बाद शहर और स्टेट से कैसे बाहर निकलेगा। वो इन सब तैयारियों में जुट गया। इस बीच एक दिन वो लारा से मिलने जेल गया। जब लारा उससे मिलने आई तो उसके हाथ में एक नोटिस था। जॉन ने वो नोटिस पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि लारा को अगले 3 दिनों के अंदर किसी दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जॉन का दिमाग सन्न रह गया। लारा को अगर किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया जाता तो उसके पूरे प्लान पर पानी फिर जाता। अब जॉन को जो भी करना था इन्हीं 3 दिनों के अंदर करना था। संयोग से तीसरा दिन मंगलवार था। उसने फैसला किया कि वो इसी मंगलवार को लारा की मेडिकल रिपोर्ट बदलकर उसे अस्पताल से छुड़ाएगा, जिसके बाद छुपने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। इतनी जल्दी पैसों के इंतजाम के लिए उसने एक ऐसा प्लान बनाया जो वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसने फैसला किया कि वो बैंक लूट कर पैसों का इंतजाम करेगा। जॉन ल्यूक को अपने पेरेंट्स के घर छोड़कर सीधा एक लोकल बैंक के बाहर जा पहुंचा। उसका दिल दोगुनी रफ्तार से धड़क रहा था। वो कार से उतरकर बैंक में जाने ही वाला था कि तभी उसे एक महिला दिखी जो अपने 1 साल के बच्चे को स्ट्रॉलर में लेकर बैंक के अंदर जा रही थी। ये देखकर जॉन के हाथ कांप उठे। उसने हिम्मत जुटाई, पर वो जानता था कि लूट के दौरान गोली भी चलानी पड़ सकती है और अगर वो महिला सामने आ गई तो वो किसी मासूम बच्चे को अनाथ नहीं कर सकता था। आखिरकार जॉन की हिम्मत जवाब दे गई और वो वापस लौट आया। बैंक से खाली हाथ लौटने के बाद जॉन बुरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब उसके पास सिर्फ आज की रात और कल का दिन बचा था। न चाहते हुए भी उसे वो रास्ता चुनना पड़ा जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। उसे ढेर सारे पैसों की जरूरत थी और वो जानता था कि इतना कैश उसे सिर्फ काले धंधे वालों के पास ही मिल सकता है। उसने अपनी गन उठाई और शहर के उस बदनाम इलाके में जा पहुंचा जहां ड्रग का धंधा होता था। जॉन एक अंधेरे कोने में गाड़ी लगाकर हालात का जायजा लेने लगा। करीब 9 बजे एक चमचमाती लाल कार वहां आकर रुकी। ड्रग डीलर ने कार के ड्राइवर डेविड को पैसों की गड्डी दी, जिसके बदले डेविड ने उसे ड्रग का पैकेट दिया। जॉन समझ गया कि डेविड एक ड्रग सप्लायर है। जॉन ने तुरंत अपनी कार उसके पीछे लगा दी। थोड़ी देर बाद डेविड की कार शहर के बाहर एक सुनसान घर के सामने पहुंची। वो ड्रग सप्लायर एलेक्स का अड्डा था। जॉन ने दूर से देखा कि डेविड ने कैश का बंडल एलेक्स को दिया और दोबारा कलेक्शन के लिए निकल गया। जॉन समझ गया कि डेविड पैसे लेकर वापस जरूर आएगा। वो दबे पांव घर के पास गया और दरवाजे की आड़ में छिपकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद डेविड फिर आया और दरवाजा खटखटाया। जैसे ही एलेक्स ने दरवाजा खोला, जॉन ने डेविड को जोरदार धक्का दिया और उसे लेकर घर के अंदर घुस गया। जॉन ने तुरंत एलेक्स पर गन तान दी। शुरुआत में एलेक्स को लगा कि जॉन पुलिस वाला है, पर जॉन ने कड़क आवाज में पूछा, पैसे कहाँ हैं? एलेक्स समझ गया ये पुलिस नहीं बल्कि कोई लुटेरा है। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर सामने फेंकते हुए कहा, ये लो। जॉन ने उन पैसों को नजरअंदाज करते हुए एलेक्स से पूछा, बाकी का कैश कहाँ छिपा रखा है? एलेक्स ने अकड़ते हुए कहा,
तो जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं तुझे जान से मार दूंगा। जॉन ने आव देखा न ताव सीधे एलेक्स के हाथ पर गोली मार दी। एलेक्स दर्द से कराह उठा। वो पूरी तरह डर गया, लेकिन इसके बावजूद वो बाकी पैसों का पता बताने को तैयार नहीं था। जॉन ने पास रखी शराब की बोतल एलेक्स के चारों तरफ फोड़ दी। उसने कागज जलाकर एलेक्स के चेहरे के पास पहुंचाया और धमकी दी, अगर तूने नहीं बताया तो मैं तुझे इसी घर के अंदर जला दूंगा। एलेक्स अब भी चुप था। गुस्से में जॉन ने वो जलता हुआ कागज जमीन पर बिखरी शराब पर फेंक दिया। देखते ही देखते वहां आग की लपटें उठने लगीं। तभी एलेक्स मौका पाकर तुरंत सीढ़ियों से ऊपर भागा। जॉन डेविड को ढाल बनाकर एलेक्स के पीछे दौड़ा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, एलेक्स ने एक कमरे के अंदर से उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जॉन ने जख्मी डेविड को अपने सामने खड़ा कर दिया, इसलिए गोली सीधे उसे जा लगी। डेविड के साथ जॉन भी वहीं गिर पड़ा। एलेक्स जॉन को खत्म करने के इरादे से जैसे ही कमरे से बाहर आया, जॉन ने बिना एक पल गवाए जमीन पर लेटे ही ट्रिगर दबा दी। एलेक्स वहीं ढेर हो गया। जॉन तुरंत उस कमरे के अंदर गया, जहां उसे एक खुली तिजोरी और पैसों से भरा एक बैग मिला। दरअसल आग की वजह से एलेक्स पैसे लेकर वहां से भागने वाला था, लेकिन उससे पहले वो जॉन के हाथों मारा गया। जॉन तुरंत पैसों का बैग लेकर निकल पड़ा। बाहर हड़बड़ी में जॉन ने कार तेजी से घुमाई, जिससे कार का पिछला हिस्सा किसी चीज से टकराया और उसकी टेल लाइट टूटकर वहीं गिर गई। जॉन ने रुकने की गलती नहीं की और वहां से फौरन निकल गया। उधर जॉन पैसों से भरा बैग लेकर सीधा अपने माता पिता के घर पहुंचा। वो ल्यूक को लेने ऊपर कमरे में गया। पिछली कई रातों की थकान उस पर इतनी हावी थी कि बेटे के पास लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। करीब 2 घंटे बाद जब उसकी आंख खुली तो वो ल्यूक को लेकर नीचे आया, पर तब तक उसके पिता की नजर जॉन की जैकेट में रखी 3 फ्लाइट टिकट्स और नकली पासपोर्ट्स पर पड़ चुकी थी। वो पूरा माजरा समझ गए थे, पर उन्होंने जॉन से कुछ नहीं कहा। जाते वक्त उन्होंने जॉन को उसका जैकेट दिया और उसे कसकर गले लगाकर अलविदा कहा। जॉन भी समझ गया कि उसके पिता सब कुछ जान चुके हैं और ये शायद उनकी आखिरी मुलाकात है। जॉन ल्यूक को लेकर अपने घर पहुंचा। आज मंगलवार था, यानी वो तीसरा और आखिरी दिन जब लारा को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाना था। जॉन के पास अपने प्लान को अंजाम देने के लिए बस आज का ही दिन था। उसने ल्यूक से अपना सामान पैक करने को कहा। जॉन ने भी अपना बैग तैयार किया, जिसमें कुछ कपड़े, जरूरी सामान और एलेक्स के घर से लूटा हुआ ढेर सारा कैश था। निकलने से पहले उसने दीवार पर लगे शहर के नक्शे, फोटोज और प्लानिंग के सारे पेपर्स फाड़कर गार्बेज बैग्स में भर लिए। अब यहाँ से एक एक सेकंड कीमती था। जॉन ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कचरे के 3 अलग अलग बैग बनाए। एक बैग उसने अपने घर के बाहर वाले डस्टबिन में डाला और बाकी 2 घर से दूर अलग अलग डस्टबिन में फेंक दिए, ताकि पुलिस को उसके असली प्लान का कोई पक्का सुराग न मिल सके। इसके बाद वो ल्यूक को लेकर उस लैब के पास पहुंचा, जहां से लारा की मेडिकल रिपोर्ट भेजी जानी थी। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले चुपके से उस लैब की लैंडलाइन की तार काट दी, ताकि फोन कनेक्शन पूरी तरह ठप हो जाए। फिर उसने मेडिकल वैन का पीछा किया। जैसे ही ड्राइवर दूसरी लैब से बाकी मरीजों की रिपोर्ट लेने गया, जॉन मौका पाकर वैन के अंदर घुसा और लारा की रिपोर्ट बदल दी। रिपोर्ट बदलने के बाद जॉन अपने प्लान के अगले हिस्से की तरफ बढ़ा। वो ल्यूक को लेकर अपनी दोस्त निकोल के पास पहुंचा, जिसका घर शहर से बाहर था। आज उसकी बेटी का जन्मदिन था, लेकिन जन्मदिन तो बस एक बहाना था। जॉन का ल्यूक को निकोल के घर छोड़ना उसके प्लान का हिस्सा था। प्लान के मुताबिक लारा को छुड़ाने के बाद शहर से बाहर निकलने के लिए उसके पास बस 15 मिनट्स का समय था। अगर जॉन ल्यूक को शहर में ही कहीं रखता तो इतने कम समय में ल्यूक को पिक करके शहर से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता। पर क्योंकि निकोल का घर शहर से बाहर था, तो पहले वो लारा को लेकर 15 मिनट में शहर से बाहर आ जाता, फिर आराम से निकोल के घर से ल्यूक को पिक करके अगले 35 मिनट्स में स्टेट बॉर्डर तक पहुंच सकता था। जाते जाते जॉन ने निकोल से एक अहम बात कही, निकोल, ल्यूक की जैकेट की पॉकेट में मेरे पेरेंट्स का फोन नंबर है। अगर शाम को मुझे लौटने में देर हो जाए तो प्लीज उन्हें कॉल कर देना, ताकि वो ल्यूक को पिक कर ले। जॉन ने ल्यूक को वहीं छोड़ा और अपने मिशन पर निकल पड़ा। दूसरी तरफ एलेक्स के घर हुई वारदात की वजह से पुलिस पूरी ताकत से छानबीन में जुटी हुई थी। क्राइम सीन की बारीकी से तलाशी लेने पर उन्हें जॉन की कार की टूटी हुई टेल लाइट्स मिली। पुलिस ने यह तो पता लगा लिया कि वो लाइट किस कार मॉडल की है, लेकिन मुसीबत ये थी कि उस मॉडल की हजारों गाड़ियां शहर में मौजूद थीं। इसलिए सिर्फ इस एक सुराग से कार के मालिक तक पहुंचना मुश्किल था। तभी पुलिस हेड नबुल्सी ने अपना दिमाग दौड़ाया।
उसने अपने जूनियर हैरिस से यह पता लगाने को कहा कि शहर में ऐसे कितने लोग हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उनके नाम पर ब्लैक पियर्स कार रजिस्टर्ड है। हैरिस ने तुरंत डेटाबेस चेक करवाया और बताया कि ऐसे कुल 6 लोग हैं। उनमें से 4 तो मामूली क्रिमिनल्स हैं, लेकिन बचे 2 में से एक रेपिस्ट और एक मर्डरर है। लेकिन रेपिस्ट फिलहाल व्हील चेयर पर है और मर्डरर एक औरत है जो फिलहाल जेल में है। नबुल्सी ने कहा, तो पता करो क्या उसका पति या बेटा कार चलाने की स्थिति में है। हैरिस ने जैसे ही डिटेल चेक की, जॉन का नाम सामने आ गया। इस तरह एक टूटी हुई लाइट के सहारे पुलिस की शक की सुई सीधा जॉन पर आ रुकी। उधर जैसे ही लारा की डुप्लीकेट रिपोर्ट जेल प्रशासन के पास पहुंची, मेडिकल टीम के होश उड़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक लारा की हालत बेहद नाजुक थी। उसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी था। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट कंफर्म करने के लिए लैब में फोन लगाया, लेकिन लैंडलाइन के तार तो जॉन पहले ही काट चुका था, इसलिए संपर्क नहीं हो पाया। रिपोर्ट के अनुसार लारा की हालत इतनी गंभीर थी कि उनके पास सोचने का वक्त नहीं था। उन्होंने बिना देरी किए लारा को गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिफ्ट करने का फैसला किया। लारा को हथकड़ियों समेत एम्बुलेंस में बिठाया गया। एम्बुलेंस आगे आगे और सुरक्षा के लिए पुलिस की एक वैन पीछे पीछे अस्पताल की तरफ निकल पड़े। जॉन जेल से बाहर अपनी कार में छिपा एम्बुलेंस का इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत एम्बुलेंस का पीछा करना शुरू किया। उधर पुलिस जॉन के घर पहुंची, जो बाहर से लॉक था। गैराज में जॉन की कार को ना पाकर पुलिस हेड नबुल्सी का शक यकीन में बदलने लगा। उसने हैरिस को वारंट का इंतजाम करने को कहा और दरवाजे का लॉक तोड़कर टीम के साथ अंदर दाखिल हुआ। अंदर जाकर उनकी नजर उस दीवार पर पड़ी जिस पर जॉन प्लानिंग करता था। जॉन वहां से सब हटा तो चुका था, लेकिन मैप और फोटोज टांगने के लिए लगाई गई कीलें, टेप के निशान अभी वहां मौजूद थे। ये देखते ही नबुल्सी को पक्का यकीन हो गया कि जॉन वहां जरूर किसी तरह की खुफिया प्लानिंग कर रहा था। तभी उन्हें खबर मिली कि लारा की तबीयत बिगड़ने की वजह से उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। नबुल्सी एक शातिर पुलिस वाला था। वो तुरंत पूरी बात समझ गया। उसने फौरन लारा के साथ जा रही सिक्योरिटी टीम को कॉल किया और चेतावनी दी, सतर्क रहो, ये जॉन का बिछाया हुआ जाल है, वो कहीं आसपास हो सकता है। हम भी 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। उधर तब तक लारा को हॉस्पिटल के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। तभी वहां डॉक्टर के वेश में जॉन अंदर दाखिल हुआ। उसने तुरंत सिक्योरिटी टीम पर गन तान दी और कड़क आवाज में कहा, सब अपने हाथ ऊपर करो। जॉन को वहां इस हालत में देखकर लारा के होश उड़ गए। उसे जॉन के इस प्लान की भनक तक नहीं थी और उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जॉन ऐसा पागलपन करेगा। वो डर और गुस्से में जॉन पर चिल्लाई, जॉन ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन जॉन का पूरा ध्यान अपने मिशन पर था। उसने बड़ी चालाकी से पुलिस वालों के फोन छीन लिए और एक सिपाही को लारा की हथकड़ियां खोलने का आदेश दिया। जॉन ने नर्स को हुक्म दिया कि वो सभी पुलिस वालों के हाथ बांध दे और उनके मुंह पर सेलो टेप चिपका दे। फिर उसने लारा की तरफ एक व्हाइट कोट फेंकते हुए कहा, जल्दी से इसे पहन लो ताकि निकलते वक्त किसी को शक ना हो। लेकिन लारा दहशत में थी। वो ना तो कपड़े बदलने को तैयार थी और ना ही जॉन के साथ जाने को। उसे लग रहा था कि ये सरासर बेवकूफी है, पुलिस उन्हें पकड़ ही लेगी। लारा बुरी तरह कांप रही थी। जॉन ने उसकी आंखों में आंख डालकर कहा, लारा अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं भी यहां से नहीं जाऊंगा, और याद रखना हमारा बेटा फिर पूरी जिंदगी अनाथ होकर रह जाएगा। लारा ने ना चाहते हुए भी डॉक्टर की व्हाइट कोट पहन लिया। उधर नबुल्सी और हैरिस भी पुलिस टीम के साथ हॉस्पिटल पहुंच गए थे। जॉन ने अपनी घड़ी पर ठीक 15 मिनट का अलार्म सेट किया। शहर से सुरक्षित निकलने के लिए उसके पास बस इतना ही वक्त था। वे दोनों डॉक्टर के वेश में जैसे ही कॉरिडोर से निकले, रिसेप्शनिस्ट की नजर जॉन पर पड़ गई। उसे उन पर शक हो गया। वो जोर से चिल्लाई, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। आवाज सुनते ही जॉन ने लारा का हाथ पकड़ा और लिफ्ट की तरफ दौड़ पड़ा। दोनों लिफ्ट में घुसे और नीचे जाने लगे, लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर खुली, सामने नबुल्सी 2 पुलिस वालों के साथ बंदूक ताने खड़ा था। जॉन ने अपनी गन नबुल्सी पर तान दी। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। जॉन बिना नजर हटाए लारा पर चिल्लाया, बटन दबाओ, लिफ्ट बंद करो। लारा ने कांपते हाथों से लिफ्ट का बटन दबाया। नबुल्सी ने चेतावनी देते हुए कहा, जॉन अब तुम नहीं बचोगे, हॉस्पिटल के हर गेट पर पुलिस खड़ी है। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही जॉन ने लारा से कहा, जल्दी से व्हाइट कोट उतार दो, क्योंकि पुलिस हमें डॉक्टर की ड्रेस में ही ढूंढ रही होगी। लारा ने कोट उतार दिया। लिफ्ट बेसमेंट में खोली। जॉन ने तुरंत अपनी और लारा की व्हाइट कोट सीढ़ियों के पास फेंक दी ताकि उन्हें लगे कि वे सीढ़ियों के रास्ते भागे हैं। इसके बाद वो दोनों वापस लिफ्ट में चढ़े और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया।
उधर जब नबुल्सी बेसमेंट में पहुंचा और उसने सीढ़ियों पर व्हाइट कोट देखे तो उसे पक्का यकीन हो गया कि मुजरिम यहीं से भागे हैं। वो जॉन की चाल समझ नहीं पाया और पूरी टीम के साथ सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। उधर जॉन पुलिस को चकमा देकर हॉस्पिटल से बाहर निकलने में कामयाब रहा। अब वो सड़कों पर आ चुका था। वहीं जॉन को बेसमेंट में ना पाकर नबुल्सी ने उसकी चाल अब समझ ली और वो भी भागकर सड़क पर आ गया। जॉन ने सड़क पर चल रही लोगों की भीड़ का फायदा उठाया। उसने भीड़ में घुसकर अपनी जैकेट पलटकर पहन ली, जिससे उसका रंग बदल गया। अब जॉन लारा का हाथ पकड़े भीड़ का हिस्सा बन चुका था। नबुल्सी उनसे कुछ ही फीट की दूरी पर खड़ा उन्हें ढूंढ रहा था, लेकिन पहचान नहीं पाया। जॉन लारा को लेकर हॉस्पिटल के दूसरी तरफ सबवे की ओर निकल गया। नबुल्सी भी उन्हें ढूंढते ढूंढते सबवे की तरफ दौड़ा और उसने नीचे जॉन और लारा को भागते हुए देख लिया। जॉन सबवे से होता हुआ अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन तक जा पहुंचा। जॉन और लारा प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर बेचैनी से मेट्रो का इंतजार करने लगे। कुछ ही पलों में मेट्रो आ गई। जॉन लारा को लेकर तुरंत उसमें चढ़ गया, लेकिन तब तक नबुल्सी भी वहां पहुंच चुका था। उसने दोनों को मेट्रो में चढ़ते हुए देख लिया। उसने तुरंत वायरलेस पर मेट्रो अधिकारियों को आदेश दिया कि ट्रैक 4 वाली मेट्रो को फौरन रोका जाए, लेकिन तब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। नबुल्सी ने आंव देखा न ताव वो सीधा रेलवे ट्रैक पर कूद गया और भागती हुई ट्रेन के पीछे दौड़ने लगा। उसे पूरा यकीन था कि उसके आदेश के बाद ट्रेन कुछ ही दूर जाकर रुक जाएगी। उधर नबुल्सी की सूचना मिलते ही अगले स्टेशन पर पुलिस की कई गाड़ियां तैनात हो गईं। साथ ही हवाई पुलिस का एक हेलीकॉप्टर आसमान में चक्कर काटने लगा। लेकिन जॉन ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए एक अंडरग्राउंड ट्रैक पर ही ट्रेन की चेन खींच दी और लारा को लेकर बाहर निकल गया। बाहर रेलवे ट्रैक के चारों तरफ लोहे की जाली लगी थी, पर अपने प्लान के मुताबिक जॉन ने पहले उस जाली को एक जगह से काट रखा था ताकि वे आसानी से निकल सके। वो लारा को लेकर पार्किंग में पहुंचा, जहां उसने पहले से ही एक कार छोड़ रखी थी। वो दोनों कार में बैठकर वहां से निकल गए। उधर नबुल्सी जब ट्रैक पर खड़ी मेट्रो तक पहुंचा तो उसने देखा कि जॉन वहां से भाग चुका था। उसकी नजर कटी हुई जाली पर पड़ी और वो समझ गया कि वो उसी रास्ते भागे होंगे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जॉन की कार उनकी पहुंच से काफी दूर निकल चुकी थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। पुलिस का हेलीकॉप्टर ऊपर से उन पर नजर रखे हुए था। जॉन जानता था कि एक एक सेकंड कीमती है, क्योंकि 15 मिनट के अंदर उसे शहर से बाहर निकलना था, वरना पुलिस पूरा शहर सील कर देती। वो रेड लाइट तोड़ते हुए पूरी स्पीड से आगे बढ़ता रहा और करीब 13 मिनट में ही उसने शहर की सीमा को पार कर लिया। सिटी पुलिस का दायरा वहीं खत्म होता था, इसलिए वो वहां से आगे नहीं जा सकते थे। अब ये मामला सिटी पुलिस के हाथों से निकलकर स्टेट पुलिस के पास जा पहुंचा था। जॉन को अब 35 मिनट के अंदर स्टेट से बाहर निकलना था, लेकिन उससे पहले उसे ल्यूक को निकोल के यहां से पिक करना था। जॉन सीधा निकोल के घर पहुंचा, लेकिन वहां उसे जो पता चला उसने उसके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। उसे मालूम हुआ कि निकोल सभी बच्चों को लेकर जू गई है। ये जानकर लारा भी बुरी तरह घबरा गई। जॉन ने अनुमान लगाया कि जू तक पहुंचने में 17 मिनट लगने वाले थे, जबकि स्टेट से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए उनके पास अब मुश्किल से 11 मिनट ही बचे थे। इसके बावजूद जॉन ने हार नहीं मानी। उसने कार जू की दिशा में मोड़ दी। वो गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए मौत की रफ्तार से जू की तरफ बढ़ने लगा। उधर एक पुलिस टीम जॉन के घर पहुंची ताकि जॉन के प्लान के बारे में कुछ सुराग मिल सके। आसपास छानबीन करते हुए उन्हें वो कचरे का बैग मिला जो जॉन ने अपने डस्टबिन में छोड़ा था। उधर जॉन ने 17 मिनट की दूरी सिर्फ 9 मिनट में पूरी की और जू के करीब पहुंच गया, लेकिन अब भी समय बहुत कम था। उसके पास सिर्फ 2 मिनट बचे थे, जिसके बाद स्टेट पुलिस सारे टोल्स और सड़कें ब्लॉक कर दी थी। जॉन ने तुरंत हिसाब लगाया, अगर वो अंदर जाकर ल्यूक को लाता है तो 2 मिनट से ज्यादा लगेंगे, फिर वो तीनों पकड़े जाएंगे। ये सोचते ही जॉन ने आखिरी वक्त पर एक बहुत ही कठोर फैसला लिया और गाड़ी जू के गेट की तरफ ले जाने के बजाय स्टेट बॉर्डर की तरफ मोड़ दी। ये देखते ही लारा जॉन पर चिल्ला उठी, क्योंकि वो अपने बेटे को छोड़कर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। जॉन ने उसे समझाने की लाख कोशिश की। ल्यूक की जैकेट में मेरे पेरेंट्स का नंबर है, निकोल उन्हें कॉल कर देगी, हम बाद में सोचेंगे ल्यूक को अपने पास कैसे लाना है। जब लारा को यकीन हो गया कि जॉन गाड़ी नहीं रोकने वाला, तो उसने हताश होकर वो कर दिया जो जॉन के पूरे प्लान को मिट्टी में मिला सकता था। उसने चलती कार का दरवाजा खोला और सड़क पर कूदने की कोशिश की। खुशकिस्मती से जॉन ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। जॉन ने जैसे तैसे उसे अंदर खींचा और हाईवे के किनारे कार रोक दी। जॉन समझ गया लारा ल्यूक के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगी, और खुद उसे भी एहसास हुआ कि अपने ही बेटे को वो इस तरह पीछे छोड़कर नहीं जा सकता।
उसने गाड़ी वापस जू की तरफ घुमा दी। उधर पुलिस उन्हें चप्पे चप्पे पर ढूंढ रही थी। जॉन तेजी से जू के अंदर गया, निकोल का शुक्रिया अदा किया और ल्यूक को गोद में उठाकर वापस कार की तरफ आया। ल्यूक को देखते ही लारा का चेहरा खिल उठा। जॉन लारा और ल्यूक को लेकर स्टेट बॉर्डर की तरफ निकल पड़ा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस बॉर्डर को उन्हें 35 मिनट में पार करना था, अब 54 मिनट बीत चुके थे। जॉन ने रेडियो पर सुना कि स्टेट के हर टोल नाके पर कड़ी चेकिंग चल रही है। पुलिस हर गाड़ी को रोक कर देख रही है, और खास तौर पर उस गाड़ी को जिसमें एक पति पत्नी और उनके 6 साल का बच्चा हो। जॉन समझ गया कि अब कार से स्टेट बॉर्डर पार करना नामुमकिन है। उसने लारा से कहा, अब हम ट्रेन के रास्ते जाएंगे। उधर पुलिस जॉन के घर से मिले कचरे के बैग को पुलिस स्टेशन ले गई और कचरे की बारीकी से छानबीन शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि शायद वहां कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो उन्हें जॉन की अगली चाल बता सके। जॉन उम्मीद लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात था और हर यात्री की चेकिंग हो रही थी। जॉन को फौरन समझ आ गया कि वहां से भी बचकर निकलना नामुमकिन है। अब वे बुरी तरह फंस चुके थे। न सड़क का रास्ता बचा था, न ही रेल का। तभी जॉन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कार वापस हाईवे की तरफ घुमा दी। चलते चलते उसकी कार हाईवे के टोल नाके पर पहुंची। वहां तैनात सिक्योरिटी पुलिस ने जब जॉन की कार के अंदर झांका तो उन्हें जॉन, लारा और ल्यूक के साथ साथ पिछली सीट पर एक बुजुर्ग पति पत्नी भी बैठे मिले। पुलिस का ऑर्डर था कि सिर्फ उसी गाड़ी को रोका जाए जिसमें एक पति पत्नी और उनका 6 साल का बच्चा हो। कार में इतने सारे लोगों को देखकर पुलिस को लगा कि ये कोई आम परिवार है जो कहीं घूमने जा रहा है। उन्होंने बिना शक किए जॉन की कार को स्टेट बॉर्डर क्रॉस करने का इशारा कर दिया। दरअसल जॉन ने रेलवे स्टेशन से ही बुजुर्ग जोड़े को अपनी कार में बिठा लिया था। उन्हें भी स्टेट से बाहर जाना था और जॉन ने मौके का फायदा उठाते हुए उनसे कहा, बैठ जाइए, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, आपको अपनी कार से छोड़ दूंगा। जॉन अपने परिवार के साथ स्टेट एयरपोर्ट पहुंचा। उसने काउंटर से बोर्डिंग पास लिया और चेक इन के लिए सुरक्षा घेरे की तरफ बढ़ गया। अंदर सिक्योरिटी टीम ने उनके बैग्स चेक किए और पासपोर्ट वेरीफाई किया। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के बाद सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपने कंप्यूटर पर वांटेड लोगों के नाम और तस्वीरें चेक की। खुशकिस्मती से उस वक्त लिस्ट में ना तो जॉन का नाम था ना ही लारा का। ऑफिसर ने उन्हें क्लियरेंस दे दी। जॉन के वहां से निकलते ही जिस सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसे क्लियरेंस दी थी उनकी शिफ्ट चेंज हुई और दूसरा पुलिस ऑफिसर चेकिंग के लिए आकर बैठा। उसने बैठते ही कंप्यूटर पर वांटेड लिस्ट रिफ्रेश की और स्क्रीन पर जॉन और लारा की तस्वीर फ्लैश होने लगी, लेकिन उसे भनक तक नहीं थी कि जिन मुजरिमों को वो स्क्रीन पर देख रहा है वो अभी अभी उसके सामने से सुरक्षित निकल चुके हैं। उधर कचरे के ढेर से आखिरकार पुलिस को वो सुराग मिल ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्हें उसमें हेटी देश के प्रेसिडेंशियल पैलेसेस की फोटो मिली, जिससे वो समझ गए कि जॉन, लारा और अपने बच्चों के साथ हेटी जा रहा है। नवुल्सी ने तुरंत एयरपोर्ट फोन करके हेटी जाने वाली सभी फ्लाइट्स की चेकिंग करने का आदेश दिया। उसने जॉन और लारा की फोटो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी को भिजवा दी ताकि फ्लाइट्स चेकिंग के दौरान उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। जॉन धीरे धीरे फ्लाइट बोर्डिंग की लाइन में आगे बढ़ रहा था, पर एयरपोर्ट अथॉरिटी भी तब तक मेन गेट पर पहुंच गई और सभी पैसेंजर्स की बारी बारी से चेकिंग होने लगी। जॉन लाइन में खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक एक करके सभी पैसेंजर्स की चेकिंग की, पर उन्हें जॉन नहीं मिला। उन्होंने जब ये खबर पुलिस को दी तो उनके होश उड़ गए। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है, पर जल्द ही उन्हें सारा खेल समझ आ गया। जॉन ने जानबूझकर हेटी के प्रेसिडेंशियल पैलेसेस की फोटो कचरे में छोड़ी थी ताकि पुलिस का ध्यान उसकी असली फ्लाइट से भटक जाए। उधर एयरपोर्ट के रनवे पर जॉन की फ्लाइट ने आसमान में उड़ान भरी। ये फ्लाइट काराकस, वेनेजुएला के लिए रवाना हो चुकी थी, एक ऐसा देश जहां अमेरिकी कानून के हाथ आसानी से नहीं पहुंच सकते थे। पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार हार मान ली। उन्होंने मान लिया कि जॉन उनकी पकड़ से बहुत दूर निकल चुका है। आखिरकार तमाम मुसीबतों और मौत को मात देकर जॉन अपने परिवार के साथ सुरक्षित वेनेजुएला पहुंच गया। अब वो खतरे से पूरी तरह बाहर थे और एक नई जिंदगी बाहें फैलाकर उनका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्म की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।